नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। कहा, खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी। हंगामे के बीच राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोकोनट विकास बोर्ड विधेयक सदन में किया पेश। हंगामे के बीच ही विधायी कामकाज को लेकर भी हो रही है प्रगति। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने के लक्ष्य की तुलना में 632 स्कूलों को दी गई स्वीकृति। कहा, जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना है उद्देश्य। लद्दाख में लेह जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत और सड़क संपर्क सेवाएं बहाल करने का काम जोर शोर से जारी। उपायुक्त ने प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का किया वितरण। मौसम विभाग ने आज भी लेह में कई स्थानों पर वर्षा होने की जताई आशंका। ओडिशा सरकार ने राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। राज्य सरकार ने जनजातीय इलाकों और मलकानगिरी जिले में चावल बांटना किया शुरू। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण आधारित जरूरतें पूरी करना है। मुख्य समाचारों के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का भी प्रयास किया जा रहा है। शोर शराबे के बीच ही उन्होंने अपना जवाब दिया। तरह से किसानों के लिए डबल इनकम के एक बहुत प्रक्रिया के साथ में किया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी किसानों का क्लस्टर बनाकर अगर किसान खेती करते हैं तो 10 किसान मिलकर और 20 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर करते हैं तो लगभग इसमें 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है और इसमें 31,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर किसान के खाते में डाले जाते हैं। और इसके साथ ही उसके लिए फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए बायो फर्टिलाइजर के लिए भी सरकार ने इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया और सहायता की भी प्रावधान किया गया है। श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के जरिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिसमें हम तेल के अंदर आत्मनिर्भर बने और इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम ऑयल सीड और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम और नेशनल फूड सिक्योरिटी वृक्ष जीवित तिलहन को लेकर सरकार काम कर रही है। इनको प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को सहायता भी प्रदान कर रही है और सहयोग भी कर रही है और इसके लिए उन्नत किस्म के बीज है वो किसानों को दिए जा रहे हैं और मिनी किट है वो सीड के किसानों को वितरित किए जाते हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोकोनट विकास बोर्ड विधेयक सदन में पेश किया। गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सदन में गतिरोध बना हुआ है। हंगामे के बीच ही विधायी कामकाज को लेकर भी थोड़ी प्रगति हो रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कृषि के महत्व पर जोर दिया। सतत विकास के 17 में 12 लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। तोमर पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 से पहले आयोजित वर्चुअल बैठक में बोल रहे थे। तोमर ने भारतीय कृषि का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में पहले अनाज की कमी होती थी, लेकिन अब हरित श्वेत और नीली क्रांति के जरिए भारत खाद्य निर्यातक देश बन गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी वचनबद्धता के मामले में पूरी तरह सचेत है। उन्होंने कृषि विकास के लिए भारत सरकार के उपायों की चर्चा की। उन्होंने सिंचाई के प्रति
बूंद अधिक फसल योजना, कार्बनिक खेती की परंपरागत कृषि विकास योजना और जल और मृदा संसाधन संरक्षण की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का भी उल्लेख किया। वन संसाधन अधिकारों पर 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जनजातीय समुदायों के वन संसाधन अधिकारों पर 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर चर्चा। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष ने वन संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया ताकि जनजातीय समुदायों को अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण और वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल तथा दुर्गादास उइके और आयोग के सदस्य अनंत नायक एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम में आयोग के सचिव अलका तिवारी ने विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रतिभागियों अपने विचार रखे। देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ICAR के वैज्ञानिकों ने पिछले 9 दशकों से अधिक के समय के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देकर कृषि विकास के नए आयाम स्थापित करने के विषय पर ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। हमारे साथ मौजूदा ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। आइए जानते हैं किस तरह देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है कृषि क्षेत्र में। सर, 9 दशक से भी अधिक का समय ICAR की स्थापना, देश को एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को ICAR किस तरह पूरा करेगा? भूखमरी जब चल रहा था, हम बाहर से खाद्य शस्य आयात करते थे 1950-60 दशक में, और उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे, टेक्नोलॉजी नहीं था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगातार इसके ऊपर काम करते हुए अब देश का उत्पादन खाद्य शस्य में बहुत हो चुका है, आत्मनिर्भर हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। किसान रेल के बाद किसान सारथी और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, खेत से बाजार तक उत्पाद को सही समय पर पहुंचाना। इस तरह की टेक्नोलॉजी से किस तरह हम देखते हैं किसानों को आर्थिक तरक्की सुनिश्चित कर? किसान का आमदनी बढ़ाने में 2-3 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़बरदस्त है। एक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसका जो लागत है उसको कम करना, या हमारे पानी जैसे सूक्ष्म सिंचाई का जो व्यवस्था है उसको इस्तेमाल करते, इससे लागत कम होगा। तो लागत कम करना बहुत जरूरी है और उसी दिशा में जितने सारे कार्यक्रम हैं वो सारे उसी दिशा में। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान, उसके बाद लैब टू लैंड किसानों तक, तो इस चुनौती को आप किस तरह देखते हैं? नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कटाई प्रांत व्यवस्था में व्यवहार करते हुए हम और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अब कृषि जो विपणन मंडियां हैं उनको दुरुस्त करने में लगाया जाएगा, कहीं न कहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। मंडियों का जो भी दशा था उसमें जरूर परिवर्तन होगा। प्राइवेट कंपनियां पहले इसमें आ नहीं पाते थे, अब उनका आना संभव होगा और वो भी अपना व्यवस्था तय करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो भी प्रावधान है उसको इस्तेमाल करते। कैबिनेट ने निर्णय लिया है पशुपालन, डेयरी, मत्स्य क्षेत्र में कि मोबाइल एम्बुलेंस वैन होगी पशुओं का ट्रीटमेंट करने के लिए, साथ ही साथ करोड़ों रुपए का फंड इस सेक्टर के विकास के लिए किया जाएगा। ये जो वैन की व्यवस्था हो या ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, ये देश में नहीं था, तो ये व्यवस्था अत्यंत कामयाब साबित होगा कि पशुधन में उत्पादकता बढ़ाने में और वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, जिनका मानना कि कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न केवल ICAR कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर नई नई नीतियां और योजनाएं लागू कर किसानों तक उनको पहुंचाने का सार्थक प्रयास भी कर रहा है, ताकि भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से एक नए भारत की संकल्पना का जो विजन है उसको पूरी तरह कृषि क्षेत्र में संकल्पित और साकारित किया जा सके। मेरे साथ कैमरामैन अनिल के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और लद्दाख में लेह जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत और सड़क संपर्क सेवाएं बहाल करने के उपाय जोर शोर से किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कल बोंगडांग और तुरतुक के बीच सड़क मार्ग को फिर से खोल दिया है। लेह के उपायुक्त श्रीकांत सूसे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव पांडे ने कल बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उपायुक्त ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज भी लेह में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में बुधवार को बादल फटने की घटना के बाद से वायुसेना ने बचाव और राहत कार्यों के लिए अपने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। खराब मौसम के बावजूद कल जम्मू, उधमपुर और श्रीनगर से 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को किश्तवाड़ पहुंचाया गया और साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को सोंदर से किश्तवाड़ तक पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टरों के जरिए 2250 किलोग्राम के राहत सामग्री, 44 एनडीआरएफ कर्मियों, 4 चिकित्सा सहायकों और 2 स्ट्रेचर रोगियों को सोंदर से किश्तवाड़ सुरक्षित पहुंचाया गया। आने वाले दिनों में किसी भी आपदा राहत कार्य के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन और दीवार गिरने की घटनाओं से काफी नुकसान हुआ है। राज्य के सिरमौर जिले में भारी भूस्खलन हुआ है। पावंटा साहिब से रोहड़ू जाने वाला नेशनल हाईवे 707 बड़वास के पास लगभग 50 से 100 मीटर तक पूरी सड़क धंसने से बाधित हो गया है। पावंटा सतोन से कमरऊ, कफोटा, शिलाई की तरफ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग किलोड़, खेरवा, मशुचियोक, जाखना होते हुए कफोटा पहुंच सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अगर बारिश हो जाती है तो और भी समय लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के ही मंडी जिले में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। कल देर रात तेज बारिश के कारण मंडी के रामनगर में पार्किंग शेड की टीन की छत पर डंगा गिर गया। पार्किंग में खड़ी 12 कारों पर छत गिरने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश से 7 मील के पास भूस्खलन से मंडी कुल्लू एनएच शुक्रवार सुबह 6 से 7:30 बजे तक 1.5 घंटे के लिए बंद रहा। वाहनों को वाया कटोला बजौरा मार्ग से भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट और 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आज हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में कई जगहों पर आज बारिश हो रही है। अत्यधिक बारिश के कारण गंगा में खतरे से ऊपर पानी बह रहा है। कई जिलों में नदी बांध टूटने की भी सूचना है। इससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सतर्कता जारी की है। भारी बारिश के कारण पूर्व और दक्षिण पूर्व की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूरे राज्य में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपने कोटे का राशन राज्य में या राज्य से बाहर किसी भी उचित दर दुकान से ले सकते हैं। ओडिशा में राशन कार्डधारियों के पास ऐसी 10,000 दुकानों से अनाज प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रायोगिक परियोजना के तौर पर जनजातीय इलाकों और मलकानगिरी जिले में चावल बांटना शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण आधारित जरूरतें पूरी करना है। ओडिशा के नयागढ़ जिले के खंडापाड़ा कंटीलो गांव के रहने वाले अंतर्जामी साहू उर्फ गच्छा सर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और वन संरक्षण पर उनका ज्ञान एक खजाना जिसे पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कई लोगों के लिए उदाहरण पेश किया है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती और ये आत्मविश्वास किसी को भी कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है। देखते हैं रिपोर्ट। एक बार ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। इसका जीता जागता सबूत है ओडिशा नयागढ़ जिले के खंडापाड़ा कांटीलो गांव के अंतर्जामी साहू उर्फ गच्छा सर। भले ही अंतर्जामी साहू 72 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी युवा है। साहू रोज सुबह सुबह उठ जाते हैं और घर के काम निपटाकर पेड़ लगाने निकल पड़ते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, फिर भी वह हमेशा पेड़ लगाने के लिए प्रयासरत रहते हैं।
1961 में जब साहू छठी कक्षा में पढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने गांव के पास एक बरगद का पौधा लगाया था। अब वह बड़ा पेड़ है। तब से लेकर अब तक वे पेड़ लगा रहे हैं। साहू ने बताया कि पेड़ लगाना उनकी खुशी और प्रकृति की सेवा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अंतर्जामी साहू के इस प्रयास के लिए प्रशंसा कर चुके हैं। उड़ीसा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से, और हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने भी उनके कार्य की प्रशंसा की है। उनका नयागढ़ के लिए बहुत अच्छा योगदान है और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि इतने उम्र होने के बाद भी जंगल को, हमारे सृष्टि को बचाने के लिए उनके अंदर जो हुनर है, कार्य करने की जो ताकत है, आज भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। साहू सेवानिवृत्त होने के बाद भी अक्सर स्कूलों में जाते हैं और छात्रों को पेड़ लगाने के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं। प्रकृति के बारे में छात्रों को कहानियां सुनाते हैं। ओडिशा सरकार ने उन्हें प्रकृति प्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। साहू 3 जिलों के ग्रामीणों को साइकिल पर घूम घूम कर जंगल का संरक्षण कैसे हो और उन्हें आग से कैसे बचाएं, इसके बारे में शिक्षित करते हैं। डीडी किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर काले हिरणों का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो गुजरात के भावनगर जिले के एक राष्ट्रीय उद्यान का है। वीडियो में दिख रहा है कि हजारों काले हिरण सड़क पार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, एक्सीलेंट। वीडियो को गुजरात के सूचना विभाग द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसे पीएम मोदी ने रीट्वीट किया है। विभाग के मुताबिक 3000 से अधिक काले हिरण झुंड का हिस्सा थे, जो सरपट भागते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाते जा रहे थे। ब्लैक बक संरक्षित जानवर है। 1972 से वन्य जीव अधिनियम के तहत उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भावनगर में ब्लैक बक्स के अलावा बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों की अन्य प्रजातियां भी हैं। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने फूड प्रोसेसिंग संस्थान और जल जीवन मिशन ODF+2 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर से। प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ODF+ की जो 2 की जो शुरुआत हुई है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है आपकी बार? जो भी जैविक हमारा कचरा है, गीला हो या सूखा, उसके प्रबंधन को कैसे करना होगा। प्लास्टिक अगर है जो प्रचलन में है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसका रिसाइकिल कैसे करेंगे। फीजल जो हमारा वेस्ट है, वो जब टैंक्स भरेंगे तब हम उनको कैसे ठीक करेंगे। और उसके बाद में इन सब बातों के जागरण के लिए हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, और उसी के लिए दूसरे चरण की शुरुआत के लिए हमें बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी और बड़े जागरण की ज़रूरत है। और इसलिए कल हमने उसके गाइडलाइंस को जारी किया है कि लोग समझें और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। हर घर जल पहुंचे नल के द्वारा। तो अभी ज़मीनी स्तर पर आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस योजना को? अभी तक हम ग्रांट देते थे, अब ग्रांट नहीं है। अब लोग, राज्य सरकारें पैसा विड्रा करें, जितना उनको चाहिए अपना मैचिंग ग्रांट वो सामने रखें, और यहाँ से उनको जितना भी पैसा चाहिए वो पैसा ले सकते हैं। और ये पहला मौका है जब राज्य सरकारें जो पैसा रखा गया था उसको नहीं ले पाई, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने बेहतर काम किया है। उसमें गुजरात है, नंबर 1 पर गोवा है, गुजरात है, तेलंगाना है, बिहार है, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, जिन्हें पैसा लेने की मनाही की है कि अब हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। उसमें गुजरात ने एक बहुत प्लान के साथ में काम किया है जो मॉडल हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिकता के बारे में हमें सोचना होगा और इसलिए स्कूल और आंगनबाड़ी में हमें 100% पानी मुहैया कराना चाहिए, वो पीने का भी, हाथ धोने का भी और बाथरूम को साफ करने का भी। तो ये जो 3 पैरामीटर्स थे, इसमें अगर नंबर 1 पर कोई गया तो वो गुजरात गया, जिसने आंगनबाड़ी और स्कूलों के कवरेज को 100% पूरा कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रम है, ये क्रम देश की जानकारी में भी आना चाहिए, और ये सिर्फ तात्कालिक सफलता नहीं है, इसको बनाए रखने के लिए जो प्रबंधन चाहिए, प्रधानमंत्री की इच्छा ये भी है कि हमें उस पर पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयारी करनी चाहिए, और ये तैयारी मिलजुल कर ही हो सकती है। एक अन्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। और अभी भी देखा हमने कुछ दिनों बाद पेशेवरों को भी लाने के लिए भी, उनको तैयार करने के लिए भी इंस्टीट्यूट की आवश्यकता होती है। ऐसे में बिल भी पारित हुआ है, क्या इससे देखते हैं आप इस चीज़ को? मुझे लगता है कि ये बड़ी पुरानी मांग थी। हमारे 2 ही इंस्टीट्यूट थे और उनको एक राष्ट्रीय स्तर के
इंस्टीट्यूट के रूप में तब्दील करने की अनुमति संसद ने दी है। मैं इसको भी मानता हूं कि ये भी दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की थी। इस विभाग को खड़ा करना, पहले एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन ये सच है कि अगर देश के बाहर हमको निर्यात करना है तो हमको अपनी हर सीढ़ी पर अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन हो लेकिन क्वालिटी वाला हो, पैकेजिंग हो तो क्वालिटी वाली हो। दुनिया के बाजार में अगर हमें कॉम्पीट करना है तो उन पैरामीटर के साथ में हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट इसका वरदान साबित होगा। तो ये आपने सुना MOS प्रहलाद सिंह पटेल जी को, जो कह रहे हैं कि दोनों ही मंत्रालय जो हैं अपने अपने स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने में और उनको क्रियान्वित करने में भी सफल रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना लागू की थी, जिसके तहत देश भर में करोड़ों बालिकाओं के खाते खोले जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के दमोह जिले में कैसे ये अभियान चल रहा है, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के दमोह जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों को खोले जाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके तहत इस वित्त वर्ष में 60,000 खाते खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस काम को सफल बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और डाक विभाग विशेष रूप से काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इस योजना से अधिक ब्याज किसी स्कीम में नहीं है। वर्तमान में 7.96 है, जो किसी योजना में इतना ब्याज दर नहीं है। आयकर छूट की श्रेणी में है और न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक एक खाते में एक बालिका के नाम लिए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष की बच्ची का खाता खोला जाता है और मैक्सिमम 2 बच्चियों का खाता खोला जाता है, जिसमें 250 रुपये, अभी वर्तमान में 250 रुपये से खाता खोला जाता है और 50 रुपया उसके सब्सिक्वेंट डिपॉजिट में कर सकते हैं। साल में कम से कम 50 रुपये आपको जमा करना ही है, 1000 रुपये। डाक विभाग में अभी खाते खुलते जा रहे हैं, लगभग पर डे 50-100 खाते हमारे यहाँ HO में खोले जा रहे हैं और जो हमारे HO के अंतर्गत 270 BO हैं, उन सभी में भी अच्छी प्रोग्रेस है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए लोगों को जागरूक करने खुद कलेक्टर दमोह S कृष्ण चैतन्य ने जहां अपनी 8 साल की बेटी का भी खाता खोला है, वहीं टाइम लिमिट मीटिंग कर वो अधिकारियों को जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा करने को भी निर्देशित कर रहे हैं। हम लोगों ने दमोह जिले में इसका एक अभियान स्वरूप काम करने का निर्णय लिया है। हम लोग पूरे जितने भी अपने शासकीय कर्मचारी है या शासकीय कर्मचारी के बेटियां है या उनके ग्रैंड डॉटर्स है, उनको भी इस योजना में जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है 8 साल की है, तो क्योंकि मेरी पात्रता इसमें बनती है, तो इसलिए मैंने भी एक खाता जो है इसमें सुकन्या समृद्धि योजना का एक खाता खोला हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है जिससे बेटियों की न केवल आर्थिक सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि अभिभावक भी बचत के लिए प्रेरित होंगे। जमीनी हकीकत के लिए दमोह से आशीष जैन की रिपोर्ट। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतने। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।